नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने के कारण बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर लंबे समय तक वक्त बिताते हैं। यह माता-पिता को सिर दर्द, आंखों की समस्या और तनाव के रूप में परेशान करने लगा है। यह सिखा गया है कि इस मुद्दे पर अधिक जानने के लिए आज हमारे पास लखनऊ के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास वर्मा है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टेन इंडिया में। डॉक्टर विकास वर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं भारत का नागरिक हूँ और ईश्वर में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। मेरा जन्म बनारस यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ। गाजीपुर और बनारस हमारे ईस्टर्न यूपी के कुछ एरियाज हैं और वहीं मेरा बचपन बीता, स्कूलिंग हुई। उसके बाद मेडिकल डिग्री के लिए हम नागपुर गए। तो दिल्ली, नागपुर, अलीगढ़, मद्रास में मेरी शिक्षा हुई। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मैंने अलीगढ़ से किया है। यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हूँ ईश्वर की असीम कृपा से। मद्रास से मैंने फेलोशिप की है। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एक बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू इंडियन एफआरसीएस आप बोल सकते हैं। उसका कठिन इम्तिहान भी मैंने पास किया है। तो मैं पेशे से आई सर्जन हूँ, नेत्र सर्जन हूँ और जनमानस की सेवा करते हुए मुझे यूपी रत्न, तुलसी गौरव और मैक्स नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम। हॉबीज के तौर पे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस तीनों में चैंपियन रहा हूँ कॉलेज डेज से। और आजकल भी मेरे रूटीन में है कि रोज मुझे 2 से 3 घंटे खेलना ही है लॉन टेनिस। दूसरी हॉबी है मेरी संगीत से जुड़ी। म्यूजिक का मैं बेहद रुचि रखता हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और अक्सर मैं भजन एवं किशोर कुमार साहब के गीत, कुमार सानू साहब के गीत गाना और सुनना पसंद करता हूँ। अरे वाह! म्यूजिक से तो बेस्ट थेरेपी भी, मतलब डॉक्टरों का तो हमेशा से सुझाव रहा है कि म्यूजिक से बेस्ट जी हाँ, थेरेपी मैं म्यूजिक प्रिस्क्राइब नहीं है। करता हूँ। मैं म्यूजिक प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट्स के लिए। जो हमारे पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं, ग्लोकोमा के हैं, उनको मैं बोलता हूँ राग भोपाली रोज सुना करें। सुनने, गुनगुनाने, चाहे इक्विपमेंटल चाहे वोकल के रूप में सुनेंगे, आप देखेंगे कि आपको आराम मिलेगा। ये बहुत बड़ी साइंस है म्यूजिक, और एक संगीत थेरेपी अभी भी उसको एक्सप्लोर करना बाकी है। बिल्कुल लेकिन सही जैसे कहा। जैसे समय बीतेगा, साइंस डेफिनेटली इस चीज पे पहुंचेगी कि नहीं भाई, म्यूजिक भी दवा से बढ़कर है। ऑब्वियसली सही कहा आपने, म्यूजिक तो ऑब्वियसली दवा से बढ़कर है। जी हाँ। तो चलिए कुछ सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ जी ये बिल्कुल। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? इसके बारे में आप बताइए। जैसा इसका नाम है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अर्थात कंप्यूटर और इससे रिलेटेड जो भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, हुँ, चाहे लैपटॉप हो, हमारे नोटबुक्स हैं या मोबाइल है, जब हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और अपनी नजरों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक इस प्रकार के लक्षण आते हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ नॉर्मल से हटके है। जैसे आई स्ट्रेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, मन करता है कि हम कुछ फोकस नहीं करें, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहें। तो ये एक कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आजकल के जमाने में बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे स्कूलिंग हो, और चाहे कोई भी आप काम करने निकलेंगे तो बिना कंप्यूटर के कोई भी चीज संभव नहीं है। तो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का आधार हो गया है। तो इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम होती है और ये नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि भाई मुझे हुआ क्या है। अभी तो सब कुछ ठीक था, सुबह मैं ठीक रहता हूँ और दोपहर बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करने के लायक भी नहीं हूँ। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। और अवेयरनेस से दुनिया में बहुत सारी चीजें हो ही रही हैं। कोरोना के बारे में आप देखें, जितना अवेयर आप होंगे उतना उसका प्राथमिकता और उपचार दोनों ही संभव है।
और ऑनलाइन भी तो यह सीखने के साथ सिर दर्द, थकावट, ब्लरी विजन के कारण भी ये कैसे बन सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक़्त जो हो गया है ज़्यादातर बच्चे का क्लास भी ऑनलाइन हो रहा है और लोग ज़्यादातर इस पे ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंड हो गए। पैंडेमिक के बाद तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं। जी हाँ। देखिए, अब रिक्वायरमेंट है और हमारी लाइफस्टाइल का एक अंग है, तो हमें तो करना है। अब इसे बचा कैसे जाए और इसकी प्रॉब्लम को कम कैसे किया जाए, कैसे उसके किया कुछ जाए? उपाय मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है पोस्चर। जब भी आप कंप्यूटर पर हैं, अपने पोस्चर पे ध्यान दें। टेबल चेयर का जो पोस्चर है, जो हम बैठ के करते हैं, उसको ही अपनाएँ। लेटकर किसी एंगल विशेष में जाके जब भी आप कोई काम करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी हर चीज़, कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से केवल आँख ही नहीं, आपको बैकएक होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, पीछे गर्दन में दर्द होता है, उँगलियों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये केवल आँख से संबंधित नहीं है। तो अगर आपका पोस्चर सही है, हुँ, तो आप बिल्कुल आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ध्यान रखें कि कंप्यूटर या लैपटॉप आपके हाथ के नीचे हो, एल्बो नीचे हो। जैसे हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं ना, तो जितना हुँ, हम आगे की सीट पे बैठेंगे उतनी प्रॉब्लम होती है और जितना बालकनी में बैठते हैं, हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को देखने में। उसी प्रकार यहाँ भी होता है। जब भी आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आप 2 घंटे लेट के पढ़ेंगे, आपको दिक्कत आएगी, आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो आपको आसान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। हमारी दोनों आँखों के बीच में एक सिंक्रोनाइज़ेशन होता है, एक बैलेंस होता है मसल्स का। उस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम तिरछा होके काम करते हैं, तो एक आँख के ऊपर ज़्यादा असर आता है मसल्स के ऊपर दूसरी आँख के बजाय। जैसे हमारे तांगे होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, एक घोड़ा अच्छा है, एक घोड़ा मरियल है, तो हमें वो बैलेंस नहीं बनेगा, सिंक्रोनाइज़ नहीं हुँ, होगा। उसी तरह हमारी दोनों आँखों में सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। जिधर भी हम देखें, हमारी आँख उसी प्रकार से दोनों तरफ अगर एक समान चलती हैं, आँख का मूवमेंट अच्छा होता है, तो हमारी आँख के ऊपर स्ट्रेन कम होता है। तो पहली चीज़ पोस्चर। दूसरी चीज़, जब भी हम गौर से कोई काम करते हैं, तो हम ब्लिंकिंग बहुत कम करते हैं। जब आप हो गया। जिसको बोलते हैं ना आँख गड़ा के आप देख रहे हो, तो जब हुँ, आप आँख गड़ा के देखते हो तो आप ब्लिंकिंग नहीं करते हो। तो हम ये एडवाइस करेंगे या डॉक्टर्स एडवाइस हुँ, करते हैं कि आप फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करिए। जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं, हुँ, हमारी आँख में फ्रेश टीयर्स जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मात्रा को ज़्यादा लेके आते हैं, वो हुँ, फ्लो करते हैं। जितना ऑक्सीजन हमारी आँख के फ्रंट पोर्शन यानी कॉर्निया को मिलेगा, हमारी आँखें कम थकेंगी। तीसरा पॉइंट है जो हम कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन अच्छा हो। लोगों ने देखा है कि अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना? कोने में बैठ के अंधेरे में कर रहे हैं, अवॉइड करिए। ज़्यादातर लाइट युवाओं में प्रॉपर देखा जाता है। जी, युवाओं में देखा जाता है, लेकिन जो देखा जाता है और प्रैक्टिकली जो गलत है, उसको हुँ, सुधारना, उसका सुझाव देना हमारा काम है कि आप रोशनी अच्छी रखिए, तो आपको स्ट्रेन कम होगा। बहुत चौंधियाने वाली भी लाइट नहीं हो और बहुत डिम लाइट भी नहीं हो। प्रॉपर इल्यूमिनेशन भगवान ने अपनी आँख को ऐसा बनाया है कि आप ऑटोमैटिकली बता सकते हैं कि ये कंफर्टेबल लाइट है कि नहीं है। तो लाइट अगर अच्छी होगी। अब एक चौथी चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी बताने वाला हूँ क्योंकि आने वाला सीज़न उसी का है। गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि लोग एसी का टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं। वो एक फैशन है कि खूब ठंडा कर दो, चिलिंग कर दो। नहीं करना चाहिए क्योंकि 27 डिग्री से ज़्यादा आप जब टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो एसी हमारा हवा में से ह्यूमिडिटी को खींच लेता है, नमी को खींच लेता है। जितनी नमी खींचेगा हवा से, तो हमारी आँख से भी नमी को खींच लेता है। हमारी आँख में जो पानी की मात्रा है, जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं, वो कम हो जाता है। जब हाइड्रेशन कम हो जाएगा, तो आँख पानी माँगेगी। तो आपको पानी भी पीना पड़ेगा उसी मात्रा में। पानी पीजिए, एक छोटा-सा पौधा अपने टेबल के पास लगा के देखिए, जो आपको हाइड्रेशन को हवा में मेंटेन करे। तो इस तरह के कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम में फ़ायदा हो।
ये बताइए कि बच्चों के आँखों में तनाव को अभिभावक कैसे नोटिस करें? जो पेरेंट्स होते हैं, वो इसे कैसे नोटिस करें? आप ये देखेंगे कि वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। सबसे प्राइमरी चीज है कि वो थोड़ी देर बैठेगा, चंचल हो जाएगा। क्योंकि जब वो फोकस ही नहीं कर पाएगा, तो वो किसी चीज को लगन से पढ़ नहीं सकता। चाहे वो किताब हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे नोटबुक हो, तो फोकस फोकस करने दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, आंख बार बार मीचेगा। ऐसे करके ही करते हैं, आंख को बार बार मीचते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्लियरिटी ऑफ विजन नहीं होता है। उसको लगता है कि जितना मीच के खोलेंगे तो हमें अच्छा दिखता है। इसको बोलते हैं विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट। जब भी हम गाड़ी में जाते हैं और पानी बरस रहा होता है हमारी गाड़ी के विंडशील्ड पे, शीशे के ऊपर, तो आप देखेंगे वहां पे वाइपर लगा होता है। जब पानी बरसता है तो हमको नहीं अच्छा दिखता है। बिल्कुल। जैसे ही वाइपर चलता है आपको दिखाई देने लगता है। हुँ, तो उसी तरह जितनी बार वो ब्लिंक करेगा उतना उसको अच्छा दिखता है। तीसरा फीचर है कि पिन होल इफेक्ट। आंख को बहुत छोटी करके देखना, उसको पिन होल इफेक्ट बोलते हैं। आंख बहुत छोटी करके जब देखने की कोशिश करके वो चाहता है कि मैं देखूं, लेकिन दिखेगा नहीं। चौथी चीज ये है कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसे ब्लैक बोर्ड हो सकता है नहीं दिख रहा हो ठीक से। बहुत ज्यादा ऑनलाइन करने से क्या होता है कि उसे कोई ना कोई रिफ्रैक्टरी एरर, जिसको बोलते हैं चश्मे की जरूरत होती है। क्योंकि आजकल तो हम लोग टेस्ट करा नहीं रहे हुँ। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और कोरोना की वजह से। हमें ये ध्यान रखना है कि साल में एक बार नहीं, तो अभी जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है, एक आई चेकअप फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बहुत आवश्यक है, जिससे उसकी आंख के बारे में पता लगे कि भाई आज का स्टेटस क्या है। और अगर आंख अच्छी है तो इसको स्कूल की परफॉर्मेंस में फायदा होगा। टीचर क्या बता रही है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है, समझ में आएगा। सर ये मायोपिया क्या है? क्या ये बच्चों को भी हो सकता है? मायोपिया एक प्रकार की रिफ्रैक्टरी एरर है, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अर्थात पास की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है। ये सबसे कॉमन बीमारी है मायोपिया। एक दूसरी और होती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया बच्चों में बहुत कॉमन है, और ये अक्सर देखा गया है ऑनलाइन क्लासेस में। या बच्चे अक्सर आजकल ऑनलाइन क्लास करते करते वीडियो गेमिंग करते हैं, हुँ। पबजी गेमिंग करते हैं, तो क्या बहुत वो देर तक इस तरह से होता है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहे तो मायोपिया का लक्षण उनमें देखा जा नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चीज ये है कि आप किसी भी चीज को जो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी कार को यूज कर रहे हैं, हुँ, तो अगर आप कार की सर्विस समय पे नहीं कराएंगे तो कार समय पे धोखा दे जाएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कार के सारे इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। जब तक आप चेक नहीं करेंगे, गाड़ी ऊपर से तो चमचमा रही है, इंजन उसका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमें एक बार या फॉलोअप में आई चेकअप कराएं, ऑनलाइन क्लासेस करें, बीच बीच में ब्रेक लें। आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स वन शुड टेक ब्रेक। जब भी आपका ऑफ होता है, इंटरवल आता है, क्लास समाप्त होती है, आप ऑफ स्क्रीन हो जाइए। आप लैपटॉप गैजेट से अपनी नजरों को हटा लीजिए। आप वॉशरूम हो आइए, आप पानी पी लीजिए, आप कुछ और एक्टिविटी करिए, फिर 5-10 मिनट के बाद दोबारा आइए। या जब पूरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास खत्म होती है, तो आपको एक ऑफ मोबाइल या गैजेट्स पीरियड रखना चाहिए। आप जाके सो जाइए या आप रिलैक्स कर लीजिए। आप गैजेट्स पे नहीं रहेंगे। 3-4 घंटे के लिए आंखों को आराम दीजिए, किताब देखिए, टीवी देखिए, कुछ कर लीजिए। ठीक है। तो अक्सर ये देखा गया कि ऑनलाइन क्लास खत्म होती है, उसके बाद भी बच्चा अपना उसी में गेमिंग या अपने किसी होमवर्क में लगा रहता है। आंखों को आराम नहीं मिलता है। जब आंखों को आराम नहीं मिलेगा, एक्सेसिव किसी भी चीज की अति जो है वो नुकसानदायक होती है। अति नुकसानदायक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो टाइम मैनेजमेंट बच्चों के वेरी आँखों इंपॉर्टेंट। के लिए कुछ घरेलू उपाय अगर आप बताना चाहें? घरेलू उपाय में जो चीजें हैं, मैं कई सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। वैसे तो हुँ, घरेलू उपायों के बारे में मैं ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। घरेलू उपाय कई बार नुकसान कर सकते हैं। हुँ, तो जो चीजें टाइम और टेस्टेड हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो,
उसी का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज सही मात्रा में और सही रूप में ली जाए तो अमृत है, अदरवाइज वो जहर है, स्पेशली दवा भी। तो कोई दवा ऐसे मत लें। तो पहला उपाय घरेलू में ऑनलाइन के समय ये है कि टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का टाइम आप रखिए। ऑनलाइन क्लास है, फिर आँख को रिलैक्स करना है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा सा सोना है। Proper sleep is very very important. The sleep is like a tonic and a medicine for everyone. 7 से 8 घंटे की स्लीप लें। बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लास लेने से आपके स्लीप डिस्टरबेंसेस ज्यादा होते हैं। बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट बोले तो ऐसा नहीं है कि केवल फास्ट फूड लें। ठीक है, फास्ट फूड एक फ्लेवर है, एक टेस्ट है, सबको लेना चाहिए, एंजॉय करता है, लेकिन नॉर्मल फूड, प्रॉपर हाइड्रेशन, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पेशली येलो फ्रूट्स लाइक पपाया है, आने वाले दिनों में मैंगो आ जाएगा, जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्शियम वाले आप फ्रूट्स लें, है ना? विटामिन ए और डी हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। जिसमें बेरीज होते हैं, कोई भी बेरी वाले जो फ्रूट्स होते हैं, वो हमारी रेटिना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पोस्चर के बारे में मैंने बताया था कि इसको भी आप अपना सकते हैं घरेलू उपाय में। लाइट के बारे में मैंने बताया कि भाई लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, है ना? और रूटीन आई चेकअप। आंख ऐसी चीज है, अगर आप चेकअप नहीं कराएंगे तो कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी आंख में कोई रिफ्रैक्टरी एरर है, आपको चश्मे की जरूरत है, नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आई चेकअप होता है तभी इंसान को पता लगता है। अदरवाइज क्या होता है, हम कई बार बहुत कॉमनली अपने पेशेंट में देखते हैं कि एक आंख उसकी अच्छी होती है, एक आंख वीक होती है। एक आंख का विजन 6/6 होता है, दूसरी आंख का 6/6 होता है, क्योंकि कभी चेकअप हुआ ही नहीं। इंडिया में ये रिवाज नहीं है आई चेकअप का। विदेशों में रिवाज है कि वो एक एनुअल आई चेकअप कराते ही कराते हैं। ये रिवाज हमें यहाँ पे शुरू करना चाहिए। वो शुभ दिन या अपना बर्थडे बना लीजिए, या अपना कोई भी शुभ दिन जो आप सोच लें कि भाई आज 1 जनवरी है, साल का प्रथम दिन है, पहला वीक है, हम अपने बॉडी का या आई का चेकअप जरूर कराएंगे, जिससे हमें पता लगे कि हमारी आंख क्या क्या स्टेटस है, हमारी आंख ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है, आगे चल के कोई भी बीमारी होगी तो हम इसी रिपोर्ट से कंपैरिजन, पहले हमारा बचपन में क्या विजन था, हमारी आंख की क्या स्थिति थी और इस उम्र में क्या स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जी। बच्चे, बूढ़े तो बच्चों की बात होगी, लेकिन बाकी भी जो लोग हैं, जितने भी ओल्ड एज लोग हैं या फिर जो यंगस्टर हैं, आँखों पर ज़्यादा असर ना पड़े, इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? आँखों पे ज़्यादा असर नहीं का तो मैंने सबसे पहले बताया कि भई आप टाइम मैनेजमेंट रखिए। आपकी प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट है, आप करें। आप बैंक में नौकरी करते हैं, जहाँ पे कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा होती हैं, आप आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, ज़ोर तब पड़ता है जब चीज़ों की अति होती है। बिल्कुल सही कहा। आप अपनी चीज़ों को समय पे करें, सही तरीके से करें, और जैसा मैंने बताया, समय-समय पर ब्रेक लें, पानी खूब पिएँ। हम भूल जाते हैं पानी पीना, हमें ध्यान नहीं रहता। पानी जो है हमारे शरीर के लिए अति अति आवश्यक है। उसी तरह सनलाइट हमारे लिए अति आवश्यक है। हम लोग जब आईटी प्रोफेशनल होते हैं, हमेशा इंडोर रहते हैं। हमें विटामिन डी कैसे मिलेगा? विटामिन डी का एक्टिव जो करता है वो हमारी सनलाइट है। हम विटामिन डी या कैल्शियम की गोली तो ले लेते हैं, लेकिन हुँ, एक्टिव फॉर्म में तब वो कन्वर्ट होगा जब हम सनलाइट में जाएँगे। बिल्कुल सही। तो हमारी जो प्रक्रिया है और जो आईटी प्रोफेशनल हैं, वो चलते हैं विदेशों के अनुसार अक्सर। मतलब मैं आपको कुछ की बात कर रहा हूँ, ये सभी पे लागू नहीं होती, मैं चीज़ों को जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि आजकल की पीढ़ी सुबह 10 बजे सो के उठती है या 11 बजे सो हुँ, के उठती है, और फिर उठते ही तुरंत अपने काम पे इंडोर एयर कंडीशन रूम में चली जाती है। रात में 12 बजे आते हैं और फिर सो चले जाते हैं। ठीक है ना? पुराने ज़माने की रीति क्या थी कि हम भई सुबह 6 बजे 7 बजे उठते थे, चाहे हम सूर्यासन करते थे, चाहे बाहर कुछ वॉक करते थे, योगा करते हैं।
तो वो जो टाइम फ्रेम है, जो सुबह का जो पीरियड है, जिसके अंदर हमारी सूर्य की रोशनी मिलती है, वो हमारे लिए, शरीर के लिए, आँखों के लिए अति आवश्यक है और वो हमारे विटामिन डी को बनाता है। कृपा करके सभी लोग अपना एक एक नियम बनाएँ कि सुबह उठ के भई हम किसी फ़ॉर्म में छोटी-सी एक्सरसाइज़ करें, सूर्यासन करें, योगा करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम के बारे में तो कोरोना ने हमें सिखा ही दिया है कि प्राणायाम कितना ज़रूरी है। उसी प्रकार हल्की-सी वॉक 30 टू 40 मिनट्स की एक्सरसाइज़ अगर आप कर लेते हैं, खूब पानी पीते हैं, आप देखेंगे कि आपके पूरा दिन आपको फ्रेश लगेगा, आप लगेगा कि आप रिचार्ज हो गए हैं। तो ये चीज़ों को अपने दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके अंदर लाएँ और उसका आनंद लें। सिर्फ़ मेरे कहने पे नहीं जाएँ और मज़ा तो आप ही को मिलेगा, जीवन का सही आनंद मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक आपसे जुड़ा सवाल, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होने के नाते आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अब तक? चुनौतियाँ हमेशा आएँगी और चुनौतियों को आप खुशीपूर्वक स्वीकार करिए। हमारे मेडिकल लाइन में तो रोज़ चुनौती आती है। हुँ, हर एक ऑपरेशन एक चुनौती होता है। आपको देखने में समान लगता है, लेकिन भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, चाहे जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। एक भाई की आँख और दूसरे भाई की आँख में आप देखेंगे कि जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो समानता नहीं होती है। तो चैलेंजेस हमारे जीवन में रोज़ आता है। आप अपने को अपडेट करते रहिए, है ना? चुनौतियों का सामना करिए, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए और चुनौतियों में तो जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं हर मैच को एज़ अ चुनौती लेता हूँ, हर ऑपरेशन को चुनौती लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें सफल हूँ। इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि बच्चों में देखा जाता है छोटी उम्र में ही कई बच्चों में उनको चश्मा लग जाता है। तो क्या यह दवाई खाने से चश्मा या फिर किसी तरह के उपाय से वो वापस से चश्मा उतर सकता है या ये हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने क्योंकि बताया कि कई आजकल अभिभावकों ने सवाल पूछा है, ये सवाल जो है कई सारे पेरेंट्स का है तो हाँ, तो कुछ बच्चों में चश्मा उतर भी जाता है, कुछ में चश्मे की पावर बढ़ भी जाती है। ये हम किसी का चेहरा देख के नहीं बता सकते हैं। ये रेगुलर फ़ॉलो-अप जब होता रहेगा क्योंकि बढ़ने वाली उम्र है। हुँ, अभी भी साइंस में इतनी तरक्की नहीं की है कि सारे फैक्टर्स बता पाएँ कि भई किसमें चश्मा लगेगा, किसमें चश्मा उतरेगा। और एक बहुत छोटी-सी ऑब्ज़र्वेशन आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 90 टू 99% डॉक्टर्स चश्मा लगाए हुए होते हैं। ऑब्वियसली ये आपने बहुत ठीक है? सही बात कही, हाँ जी। तो अगर इस तरह का कुछ इलाज होता तो डॉक्टर स्वयं क्यों ना कर लेते, क्यों है ना ना? कर लेते हैं। तो लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है। हुँ, बात यहाँ से शुरू होती है कि भई आप रेगुलर फ़ॉलो-अप कराइए। ये जो ट्रेंड है हमारे इंडिया में, इसको ट्रेंड बनाइए। जब आप फ़ॉलो-अप करेंगे क्योंकि जैसे ही कोई इंक्रीमेंट होता है पावर में, कोई पावर कम-ज़्यादा होती है, तो उसको अगर हम करेक्ट कर दें, तो चश्मे की पावर बढ़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। भई मान लीजिए -0.5 नंबर का चश्मा आप लगा रहे हो, आपको -1 की ज़रूरत है, आप -0.5 का ही लगाते जा रहे हैं, तो आपके ऊपर 0.5 का एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर हम जितनी पावर की ज़रूरत है, उसको लगा दें, तो हमारी आँख के ऊपर स्ट्रेन नहीं होगा और अगर आँख के ऊपर स्ट्रेन नहीं होगा, तो पावर बढ़ने की टेंडेंसी को कम किया जा सकता है। अभी जैसा तो आप देखा अपना जा हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताइए। आप अपनी बातों को खत्म जी। फिर मैं आपसे तो कुछ आप जो मैंने बताया कि रेगुलर फ़ॉलो-अप मस्ट है और मैंने बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी बताया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट्स तो और इल्यूमिनेशन। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जिन्होंने सवाल जी, किया है कि चश्मा उतर सकता है बच्चों का, वो इस पे ज़रूर गौर करें, जो सर हाँ, ने अभी बात कही। आप अपनी अप्रोच में पॉज़िटिव रहिए, आप अपना कर्तव्य करिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, जो उसकी मर्ज़ी होगी, उसके बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर है,
आ रहा है चश्मा तो अपने को लगाना पड़ेगा, और अगर चश्मे की पावर धीरे-धीरे कम हो रही है, तो आप ये मान के चलिए हो सकता है कि आगे और भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। अभी कोरोना की तीसरी लहर की जैसा देखा जा रहा है हाई पॉसिबिलिटी है। इसमें आप एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होने के नाते अपना देखभाल और नियमों का पालन कैसे करें? आप केयरफुल रहें, आप एक भ्रांति को अपने मन से निकाल दें। कई बार कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। इस बात को आप भूल जाइए। हाँ, कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन चीज़ों को। जी हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और मैं भगवान का या खुदा का बंदा हूँ, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। ये बात आप भूल जाइए। कोरोना सभी को हो सकता है। अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, जोकोविच टाइप के आदमी, जिनका स्टैमिना हम लोगों से 100 गुना कम से कम ज़्यादा होगा। इन इस तरह के लोगों को हो चुका है कोरोना, जो कि 5 घंटे, 6 घंटे लॉन टेनिस खेलते हैं, है ना? अच्छे-अच्छे लोग जिनको बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी कोरोना हुआ है। तो कोरोना सबको हो सकता है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप अपनी सावधानी को बरकरार रखिए। आपको जो प्रिकॉशंस ऑलरेडी डिस्प्लेड हैं, सबको मालूम है, 2 साल, 3 साल से सभी जगह लगी हुई हैं कि भैया मास्क लगाए रहो। आप अपने हाथों को प्रॉपर धोइए, सैनिटाइज़र से धोइए। जहाँ पे आपको लगता है पब्लिक प्लेसेस पे आप गौर करें, फैशन का ज़माना है, लोग कपड़े के डिज़ाइनर मास्क यूज़ कर रहे हैं, N95 नहीं यूज़ कर रहे हैं। मेरे भाई, N95 यूज़ करिए। जो साइंटिफिकली प्रमाणित चीज़ें हैं, वो साइंटिफिकली प्रमाणित हैं। उसको चैलेंज मत करिए। साइंस से बड़े आप नहीं हैं। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी वैक्सीन निकाली है, सबको वैक्सीन लगवाई है। अगर आप उनमें से एक हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाना यूज़लेस है, तो मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ और सारी चीज़ों का पालन करें। ये मत सोचिए कोरोना चला गया है, हो सकता है आगे चल के उसका कोई और रूप हमारे सामने हो, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। ये हमारी मानव जाति के लिए एक नई चीज़ है, एक चाहे बायोलॉजिकल वॉर समझ लीजिए, चाहे बायोलॉजिकल चैलेंज समझ लीजिए। आप इस चैलेंज को लीजिए और विजयी होइए। बहुत सही कहा, बहुत मोटिवेशनल बातें कही आपने इस दौर में जहाँ सारे लोग डिप्रेस होकर बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम फिर आपसे थैंक यू। जुड़ेंगे, किसी नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और बहुत अच्छा लगा कि इतनी जागरूकता भरी बातें की आपने, इतनी अच्छी जानकारियाँ वेलकम। आपने दर्शकों को दी। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक आपका यू। मिस्टर इंडिया के जय साथ। भारत। जय भारत। इसी के साथ मैं अंजलि आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। मैं फिर जुड़ूँगी आप सभी के साथ किसी नए मुद्दे पे, किसी नए डॉक्टर के साथ चर्चा करते हुए और आप सभी तक नई जानकारियाँ पहुँचाते हुए। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।